गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं शिवासी सुमन, आप देख रहे पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग चर्चा करेंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का मृत्यु हो गया है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उनका मृत्यु दुर्घटना है, षड्यंत्र है, और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं ताकि बातों को समझने में आसानी होगा। ये अपना भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ईरान के ऊपर में अजरबैजान है, ये हो गया आपका इराक, ये सीरिया, ये जॉर्डन, ये इजराइल और ये लेबनान। ठीक है, इतना हम लोग को पता है। नीचे में सऊदी अरब आता है। ठीक है, तो उतना जानने की जरूरत नहीं, इतना कम से कम हम लोग को समझना, मैप को देखना है। तो मैप जान चुके हैं। अब देखिए, अभी न्यूज आया कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का मृत्यु हो गया है। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट कर गया और उनका मृत्यु अजरबैजान के पास इलाका में हो गया है। वो अजरबैजान से वापस लौट रहे थे ईरान की ओर, और यहीं आसपास में देखिए अजरबैजान है और इसी आसपास में इनका मृत्यु हुआ है। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। ठीक है, तो इतना दूर तक हम लोग को समझ जाना बातों को। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, अजरबैजान से वो वापस आ रहे थे। अब उनका मृत्यु तो हो गया है, लेकिन उनका मृत्यु कई सवाल छोड़ गया है। सवाल ये है कि सही में एक दुर्घटना था या एक षड्यंत्र था। दो सवाल छोड़ा गया है, ये दुर्घटना था, ये षड्यंत्र था। तो दुर्घटना था तो क्यों दुर्घटना हुआ। तो अगर दुर्घटना को देखा जाए तो जिस दिन इब्राहिम रईसी अजरबैजान से ईरान की ओर लौट रहे थे, उस दिन मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब था और विजिबिलिटी जो होता है वो बहुत ही कम था। उतना विजिबिलिटी में हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था। उनके साथ दो और हेलीकॉप्टर था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी बैठे थे जिसका एक्सीडेंट हुआ है। और इब्राहिम रईसी के साथ यानी राष्ट्रपति के साथ वहाँ का विदेश मंत्री का भी मृत्यु हो गया, अन्य लोगों का भी मृत्यु हो गया जो उनके साथ बैठे हुए थे। तो ये तो दुर्घटना का बात हो गया कि एक तो मौसम खराब था, दूसरा उनका जो जहाज़ था, जो हेलीकॉप्टर था, वो बहुत पुराना था, लगभग 40 साल से ज़्यादा पुराना हेलीकॉप्टर था। वो एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर था। तो शायद टेक्नोलॉजी वैसा डेवलप नहीं होगा, मशीन है, कुछ खराबी आ गया होगा, पुराना हेलीकॉप्टर था और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो चलिए, ये तो दुर्घटना वाला बात हम लोग चर्चा कर ले कि ऐसा हो सकता है। लेकिन चर्चा दूसरा बात यह है कि ये इनका मृत्यु षड्यंत्र के द्वारा किया गया है। इनको मतलब षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या की गई है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि षड्यंत्र आखिर कौन किया, कौन था जो इब्राहिम रईसी के पीछे पड़ा हुआ था, और कौन था जिसको इब्राहिम रईसी का मृत्यु से फायदा होगा। तो दो तरफ ध्यान जा रहा है, एक इजराइल की तरफ और दूसरा खामनेई के पुत्र मोहतजा की तरफ। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें इजराइल की तरफ लोगों का क्यों ध्यान जा रहा है। तो जैसा हम लोग को पता है कि अभी अप्रैल महीना में है, अप्रैल 2024 में, कि इजराइल ने सीरिया में ईरान का एम्बेसी पर हमला करता है, मिसाइल हमला करता है, और ईरान के प्रमुख सैन्य कमांडर के साथ अन्य सैन्य कमांडर को मार देता है। जिसके बाद इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ जाता है। अब बदला का कार्रवाई करते हुए ईरान इजराइल पर अच्छा खासा मिसाइल डाल देता है। अब इजराइल को यहाँ बदला लेना था। इजराइल ने कहा था कि हम बदला लेंगे, लेकिन अपना समय पर, अपना हिसाब से बदला लेंगे। और अभी इब्राहिम रईसी का एक्सीडेंट हो गया है, एयर क्रैश जो हुआ।
तो माना जा रहा है कि हो ना हो इसके पीछे इजराइल का हाथ है, इजराइल का जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसका हाथ है। क्योंकि मोसाद ऐसा काम करवाने के लिए बहुत ही कुख्यात है। यानी कि मोसाद ऐसा काम कर सकता है जिसके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता है, इतना खुफिया रिपोर्ट अपने पास रखता है वो। जहां पर ईरान के राष्ट्रपति का एक्सीडेंट हुआ है अजरबैजान और ईरान के आसपास के एरिया में, जैसे बॉर्डर के पास में पहाड़ी में, वो मोसाद का गढ़ है। यहाँ पर मोसाद अपना खुफिया कार्य करते रहता है। और हम लोग को पता होना चाहिए कि इजराइल अजरबैजान में बहुत गहरा दोस्ती है। अजरबैजान तेल का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। इजराइल अजरबैजान से तेल खरीदता है, बदले में अजरबैजान को बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। अजरबैजान को टेक्नोलॉजी भी इजराइल सप्लाई करता है। तो दोनों में बहुत गहरा दोस्ती है। अब चूंकि ईरान से इजराइल का दुश्मनी चल रहा है, तो इजराइल का दोस्ती किसके साथ है? अजरबैजान के साथ। तो निश्चित है कि ईरान अजरबैजान में तनाव रहेगा। अजरबैजान खुद एक शिया कंट्री है, शिया मुल्क है, शिया मुस्लिम कंट्री है। ईरान भी शिया मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी अजरबैजान दोस्ती किसके साथ बनाए हुए हैं? इजराइल के साथ। तो ईरान और इससे अच्छा खासा खफा है, नाराज है कि अजरबैजान एक शिया मुल्क का साथ न देकर इजराइल जैसे देश का साथ दे रहा है। तो ईरान और इजराइल के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो माना जा रहा है कि इजराइल और अजरबैजान दोनों मिलकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को षड्यंत्र के द्वारा बस इसी इलाका में मार दिया, जिस इलाका में मोसाद का गढ़ है। इजराइल पहले भी ये कारनामा कर चुका है, ऐसा ड्रोन से हमला करवाना, लेजर बीम से हमला करवाना। उसके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। 2020 का ही बात हम लोग करते हैं। तो 2020 में ईरान का प्रमुख सैन्य कमांडर सुलेमानी को ड्रोन अटैक में मार दिया गया। इसके पहले भी इजराइल ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन नाम था उनका, मोहसिन को मरवा दिया। इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, कहीं ईरान परमाणु बम न बना ले। तो इजराइल ये सब काम करने में माहिर है। वो पहले भी मोसाद का सहायता से, जो कि उसका खुफिया एजेंसी है, ऐसे बहुत सारा कारनामा को अंजाम दे चुका है। और अब ये हाल का तनाव, एक दूसरे के ओर मिसाइल दागने वाला जो घटना हुआ है, ये शायद आग में घी का काम किया है। तो ज़्यादा शक जा रहा है इजराइल की ओर। हालांकि इजराइल ने आकर मीडिया के थ्रू ये बताया कि उसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है। खैर, अब दूसरी तरफ हम लोग आते हैं खामनेई के पुत्र। खामनेई का पुत्र है मुर्तजा। तो जैसा हम लोग को पता है कि खामनेई के पहले खुमैनी राष्ट्र प्रमुख थे। इजराइल में जो राष्ट्र प्रमुख होते, इजराइल नहीं, ईरान में जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, ईरान में जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, वही सत्ता का केंद्र में स्थापित होते हैं। पूरा पावर उन्हीं के पास होता है। और सेकंड लेवल का जो नेता होते हैं, सेकंड लेवल का जो पावरफुल नेता होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं, जो कि इब्राहिम रईसी थे। और राष्ट्र प्रमुख कौन है? तो खामनेई है। खामनेई के पहले खुमैनी थे। अभी खामनेई अच्छा खासा वर्षों से ईरान के राष्ट्र प्रमुख बने हुए हैं। सत्ता का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है। सभी शक्तियां उन्हीं के पास है, खामनेई के पास। लेकिन खामनेई का उम्र हो चुका है, अब लगभग 85-86 साल का हो चुके हैं वो। उन्हें बहुत गंभीर बीमारी भी है। शायद उनका उम्र भी अब ढलाव पर है। ऐसे में एक ईरान में उत्तराधिकारी का चयन करना था जो राष्ट्र प्रमुख बन सके। तो खामनेई के बाद इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति है, वही राष्ट्र प्रमुख बनने योग्य
नेता थे। अगर इब्राहिम रईसी रहते तो खामनेई के स्थान पर रईसी ही राष्ट्रपति बनते, ये राष्ट्र प्रमुख बनते। तो ऐसे में खामनेई का पुत्र जिसका नाम मुर्तजा है, माना जा रहा है कि षड्यंत्र करके राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को मरवा दिया, ताकि अब राष्ट्रपति का चुनाव जब होगा, अभी तो एक अंतरिम राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति थे, उनको एक अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में बिठा दिया गया, लेकिन वो अस्थायी राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव जब होगा तो उसमें मुर्तजा राष्ट्रपति के रूप में चयन किया जाएगा, मुर्तजा को, क्योंकि खामनेई जिसको बोल देंगे राष्ट्रपति वही है, राष्ट्र प्रमुख वही है। खामनेई एज ए राष्ट्र प्रमुख जिसको बोल देंगे राष्ट्रपति वही बनेगा। तो चुनाव में मुर्तजा राष्ट्रपति के रूप में चयन कर लिए जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, और जब खामनेई का मृत्यु हो जाएगा और राष्ट्र प्रमुख का पद खाली होगा तो मुर्तजा राष्ट्रपति से का पद को छोड़कर राष्ट्र प्रमुख बन जाएंगे और देश का सर्वशक्तिशाली नेता बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें खामनेई का पुत्र का भी हाथ हो सकता है। खैर, हाथ जिसका भी हो, यदि पता चल जाए इसमें इजराइल या किसी देश ने हमला करवाकर षड्यंत्र रचकर राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति को मरवा दिया है, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल होना तय है कि क्योंकि किसी देश के राष्ट्रपति को मार देना कोई छोटा बात होता नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल होना तय है, और ये बवाल याद रखिएगा कि वर्ल्ड वार 3 की ओर ले जाएगा, क्योंकि रूस जैसा देश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका जांच होना चाहिए और जांच में भरसक सहयोग करेगा रूस ईरान को। और यदि पता चल जाए कि किसी देश ने हमला करवाया है तो फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अभी तक का ये हिसाब किताब है, जांच अभी बाकी है। लेकिन अब इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा, अपना देश पर क्या पड़ेगा, उसे भी समझना है हम लोगों को, क्योंकि अब हर देश दूसरा देश से जुड़ गया है। एक देश का घटना दूसरा देश पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी हाल ही में भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का समझौता साइन किया है, फाइनल हो गया है, और ये इब्राहिम रईसी के काल में ही हुआ। तो इब्राहिम रईसी भारत के लिए बहुत ही प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। इब्राहिम रईसी के समय में ही भारत और ईरान का संबंध गहरा हुआ। चाबहार जैसा, चाबहार पोर्ट समझौता जो कि भारत के लिए बहुत ही जरूरी था, वो डील साइन हुआ। चाबहार का विरोध अमेरिका कर रहा था, ईरान पर तुर्की का, पाकिस्तान का, चीन का दबाव था कि चाबहार पोर्ट का डील भारत के साथ ईरान साइन नहीं करे। और तुर्की, पाकिस्तान, चाइना के दबाव होने के बावजूद, अमेरिका जैसा देश का दबाव होने के बावजूद भी ईरान और भारत का चाबहार पोर्ट का समझौता हुआ। ये चाबहार पोर्ट का समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता, क्योंकि इससे सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह है, जहां पर चीन अपना दबदबा बना लिया है, अपना एक लीज पर ले लिया है, और वो भारत के लिए पश्चिमी खतरा के लिए, भारत का पश्चिमी तट के लिए खतरा बन रहा था ग्वादर, इसको ये टेकल करेगा किससे? चाबहार से। चाबहार से इसको वो न्यूट्रलाइज कर दिया, इसको कंट्रोल में ले लिया कि अगर भारत पर ग्वादर से कुछ किया जाता है तो इसके पीछे भारत चाबहार पर अपना काम शुरू कर देगा ग्वादर के विरुद्ध। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था चाबहार। चाबहार से भारत अफगानिस्तान रूट होते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। भारत
ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, रूस, यूरोप के साथ व्यापारिक रूट खोल सकता है। अब उसको पाकिस्तान से सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं था। पहले बीच में पाकिस्तान आ जाता था सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए, और पाकिस्तान रास्ता देता नहीं था। अब चाबहार से सीधे भारत को पूरा सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोपियन कंट्री तक पूरा रास्ता खुल गया है। इस तरह से व्यापारिक और कूटनीतिक दोनों स्तर पर भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ये इब्राहिम रईसी के काल में हुआ है। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको कंट्रोल करने में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, ताकि ये अफगानिस्तान आतंकी भारत को परेशान न करे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इब्राहिम रईसी का क्या भूमिका था भारत और ईरान के संबंध के बीच में, लेकिन अब वो नहीं रहे। उसी तरह इब्राहिम रईसी के साथ साथ जो विदेश मंत्री जिनका मृत्यु हुआ है, उनका भी बहुत प्रमुख भूमिका रहा भारत और ईरान के बीच में संबंध को प्रगाढ़ करने में। इनका मृत्यु के शोक में भारत ने एक दिन का शोक दिवस घोषित किया। भारत का तिरंगा को उनकी मृत्यु का शोक में आधा झुकाया गया। यूएनएससी काउंसिल में भी, यूएनएससी में भी इब्राहिम रईसी के मृत्यु के शोक में मौन सभा आयोजन किया गया। अब यह देखना है कि नए राष्ट्रपति कौन बनते हैं और उनके साथ भारत का संबंध कितना प्रगाढ़ होता है। लेकिन निश्चित रूप से भारत के लिए एक क्षति है ईरान के राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाना। तो आज हमने देखा, उनका मृत्यु के संबंध में चर्चा किया, अब भारत पर कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा उसका चर्चा किया। तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।